हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मास के बारे में और वेट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उनकी एसआई यूनिट्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और आज हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास में वेट कैलकुलेट करना है आपको ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेट कैलकुलेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो वेट होता है दैट इज अ टाइप ऑफ द फोर्स, और वो किसके इक्वल था आपके पास में? mg के इक्वल है। तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको कैलकुलेट करना है ऑन द अर्थ सरफेस तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू में जी एक्सेलरेशन। जी क्या है यहाँ पर? ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आपने बोला था। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ लेंगे हम। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मून के सरफेस पे कैलकुलेट करना है तब आपके पास में क्या होगा कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून दैट इज इक्वल टू मास इनटू में ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, और क्या मालूम है आपको? यहाँ से आप क्या करेंगे? वेट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वल टू, अगर इनकी वैल्यूज अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास में वैल्यू क्या आती है? तो मास तो चाहे कहीं पर भी हो, हमने एक और प्रॉपर्टी में पढ़ा था मास की कि मास रिमेन्स सेम, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, स्पेस के साथ में या आपके पास में वेरी नहीं करता है। यहाँ से आपके पास में वैल्यू आती है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून डिवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आता है। और ये रिलेशन आपने ग्रेविटेशनल में पढ़ा था। व्हाट इज द रिलेशन? दैट इज इक्वल टू जी एम, दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई। ठीक है, ये थी वैल्यू आपके पास में। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करना चाहते हैं तो क्या बनेगा? जी एम बाई जी ई दैट इज इक्वल टू 1/6। तो क्या बना आपके पास में? अगर दोनों वेट को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ से आपके पास में कंक्लूजन निकल कर क्या आता है कि वेट ऑन द मून क्या है आपके पास में? 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मून के ऊपर आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? लेस होता है। या मून आपके पास में क्या लिख सकते हैं आप कि मून एक्सर्ट्स लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू अर्थ। ठीक है, कि जो मून है वो आपके पास कम फोर्स लगाता है किसके ऊपर? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। मास और आपके पास में वेट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में मास होता क्या है? फर्स्ट डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा आपके पास में कि आपके पास में मास क्या था? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की जो क्वांटिटी होती है दैट इज नॉन एज द मास। बट वेट किसके इक्वल होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेट। अगेन सेकेंड आपके पास में डिफरेंस क्या आता है? हमने ये पढ़ा था मास की प्रॉपर्टीज में क्या कि मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स मास क्या है? ओनली हैव मैग्नीट्यूड। मास सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता है, जबकि वेट आपके पास में किसके इक्वल आ रहा था? फोर्स। और इसी वजह से वेट क्या है आपके पास में? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस में डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, थर्ड आपके पास में डिफरेंस आता है कि जो मास होता है उसको आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था?
बीम बैलेंस से मेजर करते हैं हम इसको, और इसको किससे करते हैं, वेट को स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपके पास में, फोर्थ डिफरेंस आता है आपके पास में, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास में, न्यूटन, और न्यूटन 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो mg होता है आपके पास में, तो किलोग्राम, देन g की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 न्यूटन आपके पास में ये बनेगा। देन नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास में क्या आता है कि जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, मास नेवर बी जीरो, ठीक है, जबकि आपके पास में वेट इक्वल टू जीरो कहाँ पर, एट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे आपके पास में जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो अगर जी की वैल्यू जीरो होगी तो मास के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना हो जाएगा आपके पास में, जीरो होगा, ठीक है। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आपके पास में वेट कितना होगा, जीरो होता है, जबकि मास कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास में क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास में डिफरेंस कि जो मास होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कि स्पेस के साथ में जैसे आप किसी हाइट के ऊपर जा रहे हैं, किसी माउंटेन पे हैं या फिर बिलो द अर्थ सरफेस जा रहे हैं आप, तो मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मास हमेशा ही ऑब्जेक्ट का सेम रहता है एट ऑल द प्लेसेस, जबकि जब वेट होता है वो आपके पास में वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि वेट आपके पास में क्या है, दैट इज इक्वल टू एम जी, जी की जो वैल्यू है, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, किसी हाइट पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करेगी, और वैसे ही जैसे आपके पास में अर्थ के सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बिलो द अर्थ सरफेस जाते हैं, तब भी जी की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास में जो वेट होता है वो आपके पास में वेरी करेगा स्पेस के साथ में, कि आप कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस में है, किसी हाइट पर प्रेजेंट है, या फिर ऑब्जेक्ट आपके पास में बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो वेट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही वेरी करती रहती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड द वेट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है थ्रस्ट, ठीक है, कि थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो थ्रस्ट आपने ये सुना होगा, कई बार आपने देखा है कि जो लिक्विड है या कोई भी आपके पास में, तो आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड क्या करता है, जैसे वाटर में ही आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिप करते हैं तो वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में थ्रस्ट की डेफिनेशन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो क्या बनेगी आपके पास में, the total perpendicular force, be remember perpendicular force to the surface in downward direction, in the downward direction is called thrust, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके पास में, थ्रस्ट कहलाएगा। टोटल परपेंडिकुलर फोर्स, बी रिमेंबर हियर द वर्ड्स, ठीक है, टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए हमेशा ही, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड द थ्रस्ट। अभी आपने वेट के बारे में पढ़ा था, वेट क्या था आपके पास में, दैट इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है। तो वेट भी आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो आपके पास में क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपके पास में, थ्रस्ट के इक्वल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो थ्रस्ट एक टाइप से आपके पास में क्या है, वेट ही है आपके पास में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि थ्रस्ट आपके पास में किसके इक्वल भी होता है, वेट ऑफ द object on surface of liquid,
किसी भी लिक्विड के उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। देन अगर आपको थ्रस्ट की डेफिनेशन के बाद में इसकी एसआई यूनिट कहा जाए कि एसआई यूनिट क्या होगी, तो क्या होगी एसआई यूनिट? थ्रस्ट एक टाइप का परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो यहाँ पर आपके पास में थ्रस्ट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। सीजीएस यूनिट कहा जाए तो क्या होगी आपके पास में? डाइन, ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बी रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर, दीज आर द स्मॉल टॉपिक्स जो आपको आगे स्टडी करने हैं। प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में प्रेशर क्या होता है, ठीक है। आपने बहुत सारा देखा, कई बार सुना होगा यहाँ पर आपके पास में कि प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा कई बार कि जैसे रेलवे ट्रैक है तो उसमें अंदर जो स्लीपर्स बनाए जाते हैं या तो वो वुडन के होते हैं या आयरन के होते हैं, वो हमेशा ही आपके पास में लार्ज साइज़ के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, उनके पीछे रीज़न क्या होता है, ठीक है। या फिर हम जब बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी, तो उसका जो फाउंडेशन या उसका जो बेस होता है आपके पास में, वो हमेशा ही ब्रॉड बनाया जाता है, ठीक है। या उसका एरिया हम ज़्यादा रखते हैं, क्यों रखते हैं, उसके पीछे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में किसकी वजह से आती हैं? प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रेशर आपके पास में होता क्या है, ठीक है। तो प्रेशर आपके पास में होता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रेशर को P से डिफाइन करते हैं तो P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये बनेगा आपके पास में। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। और फोर्स आपके पास में कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फोर्स को आपने क्या बोला था अभी? थ्रस्ट भी बोला था। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? थ्रस्ट बाय एरिया लिखा जा सकता है। अगर यहाँ से आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करना हो तो थ्रस्ट के लिए भी आप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू में एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आप तीनों में से कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्रस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर या फिर एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में प्रेशर क्या बनता है? फोर्स या फिर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको आप थ्रस्ट बाय एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपके पास में प्रेशर है जो, वो क्या कह रहा है यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो कितने एरिया के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने एरिया पे आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास में फॉर एग्जांपल अगर एरिया आपके पास में 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया है, या फिर एरिया जो है वो आपके पास में 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपने एरिया कितना लिया है और उस एरिया पर आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हो और 1 न्यूटन फोर्स आपने एक बार तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर किया और एक बार 2 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर किया हो, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके पास में जो प्रेशर होगा दैट विल बी द डिफरेंट। क्यों? क्योंकि एरिया की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, जबकि आपके पास फोर्स तो सेम है। तो एरिया जैसे ही चेंज होगा प्रेशर भी चेंज होगा, या फिर जैसे फोर्स चेंज होता है वैसे ही प्रेशर भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ये टर्म को ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो ऐसा यूनिट यहाँ से आपके पास में क्या बनेगी? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी प्रेशर की? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, किसके इक्वल होता है ये? 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो प्रेशर की जो आपके पास में एसआई यूनिट होती है वो 1 पास्कल होती है, और 1 पास्कल किसके इक्वल आता है? 1 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, देन ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा आपके पास में, 1 पास्कल है उसकी यूनिट, एसआई यूनिट। तो 1 पास्कल को अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन द 1 पास्कल, तो 1 पास्कल को आपने क्या लिखा था, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, और मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि आपने कहा है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पास्कल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि 1 पास्कल इट इज डिफाइंड एज द, या फिर प्रेशर विल बी, क्या होगा आपके पास में, प्रेशर विल बी 1 पास्कल, प्रेशर 1 पास्कल के इक्वल होगा कब, प्रेशर विल बी 1 पास्कल इफ 1 न्यूटन फोर्स is acting on 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, अगर आपके पास में 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग है, एक्ट कर रहा है ऑन द 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तब आपके पास में प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल होगा। तो 1 पास्कल को आप इस फॉर्मूले से इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर विल बी 1 पास्कल इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द, या 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास में आती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ पर प्रेशर को देखते हैं या उसकी एप्लीकेशंस को आप मेजर करते हैं। फर्स्ट आता है, अभी मैंने कहा था कि रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो आपके पास में उनके जो स्लीपर्स होते हैं वो हमेशा ही लार्ज साइज के बनाए जाते हैं, कि जो रेलवे ट्रैक्स के स्लीपर्स होते हैं वो हमेशा लार्ज, जो उनका एरिया होता है वो लार्ज रखा जाता है, 5, या तो वो वुडन के होंगे या आयरन के, और उनका एरिया जो होता है वो लार्ज रखा जाता है। तो जो भी आपको एप्लीकेशंस होंगी यहाँ पर, वो हमेशा ही P इज इक्वल टू F/A इस फॉर्मूले से आपको डिफाइन करनी है, उनका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आता है, देखो रेलवे ट्रैक्स हैं तो उनके स्लीपर्स को हमने कैसा बनाया, लार्ज बनाया। दैट मीन्स एरिया क्या है आपके पास में, ए इज लार्ज, हमने एरिया को लार्ज कर दिया। तो प्रेशर क्या होगा आपके पास में, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर A ज़्यादा है इट विल बी लार्ज, तो प्रेशर क्या होगा, लेस। ठीक है, तो जो आपके पास में स्लीपर्स होते हैं उनको लार्ज क्यों रखा जाता है, ताकि उनके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके ऊपर कम प्रेशर लगे। ठीक है, और ट्रेन जो होती हैं जब हैवी होती हैं तो हैवी होने की वजह से जो प्रेशर है वो ज़्यादा आना चाहिए। अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो उनके डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो प्रेशर हो वो आपके पास में कम रहे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में सेकंड आता है कि जो आपके पास में नाइफ होता है, ठीक है, जो नाइफ है आपके पास में वो आगे से शार्प रखा जाता है। ठीक है, हमेशा ही क्यों रखते हैं हम अपने नाइफ को हमेशा शार्प, क्योंकि आपके पास में शार्प रखोगे, शार्प रखने का मतलब क्या है, एरिया आपने क्या कर दिया, उसके आगे से जो एरिया था वो क्या हो गया है, लार्ज हो गया है, ठीक, सॉरी स्मॉल हो गया है। ठीक है, एरिया अगर स्मॉल हो गया है तो प्रेशर अगेन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर कैसा होगा, लार्ज। और आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाता है। कम फोर्स लगाओगे तो फोर्स कम लगाने से एरिया क्या है, कम, इजीली आपके पास में वो आप ऑब्जेक्ट कट हो जाता है। इसीलिए हम अपने नाइफ को हमेशा ही क्या रखते हैं, शार्प एज का रखते हैं, उनकी एज को हमेशा ही शार्प रखा जाता है। ठीक है, देन थर्ड एप्लीकेशन आती है आपके पास में कि जो एक कैमल होता है वॉक इजीली ऑन द सैंडी सरफेस देन अ मैन। ठीक है, एक आदमी के कंपैरिजन में जो कैमल होता है वो इजीली वॉक कर सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द सैंडी, यानी कि डेजर्ट्स के अंदर एक तरीके से आपके पास में जो कैमल्स होते हैं दे आर द इजीली वॉक,
दे कैन ईजीली वॉक, बट जो इंसान होता है, हम जो होते हैं वो वहाँ पर ईजीली वॉक नहीं कर पाते हैं। जबकि आपके पास में जो कैमल होता है उसका मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मैन। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ से अगेन आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, P इज इक्वल टू F/A। तो जो आपके पास में कैमल होता है उसका जो फिट होता है या वो जो उसके पैर होते हैं उनका एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द मैन। तो जब आपके पास में एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपके पास में लेस होगा वहाँ पर। ठीक है, तो जब प्रेशर लेस होगा तो वो इजीली वॉक कर पाता है। जबकि इंसान क्या करता है, उसके पैर का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में, स्मॉल होगा। तो वो क्या करेगा, आपके पास में प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, और जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए चलना मुश्किल होता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कैमल्स होते हैं वो इजीली वॉक कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द मैन। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है आपके पास में, इट इज़ पेनफुल टू होल्ड ए हैवी बैग हैविंग शार्प। जो आपके पास में आपके स्कूल बैग्स होते हैं वो अगर उनकी स्ट्रिप्स जो होती हैं आप उनको शार्प बना देते हैं, अगर वो आपके पास में ब्रॉड नहीं होती हैं तो क्या होता है, दैट इज़ अ पेनफुल। आपके लिए उस बैग को कैरी करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं एक तरीके से वो आपके पास में कैसी बनाई जाती हैं, वाइड बनाई जाती हैं। ठीक है, उनके पीछे भी अगेन रीज़न क्या होगा, अगर वो वाइड होंगी तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में, एरिया क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। अगर वो वाइड होती हैं तो ए क्या हो जाएगा, लार्ज। ठीक है, और प्रेशर क्या लगेगा, लेस। और अगर आप उनको कम कर देते हैं, अगर वो वाइड नहीं होती हैं तो एरिया क्या होता है, लेस, और प्रेशर क्या हो जाएगा, लार्ज। इसीलिए वो आपके लिए क्या हो जाएगा, पेनफुल होता है। जबकि अगर आप उसको वाइड कर लेते हैं, चौड़ा बना लेते हैं, तब आपके पास में क्या होता है, एरिया लार्ज हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाता है, और आप स्कूल बैग्स को ईजीली कैरी कर पाते हैं उस टाइम। ठीक है, आपके पास में नेक्स्ट आता है कि ए शार्प नीडल द स्किन easily but not the blunt needle although the force apply on both the needle is same। जो आपके पास में निडल्स होती हैं वो ये कह रहा है कि दोनों ही सेम क्या करती हैं, दोनों ही आपके पास में सेम फोर्स अप्लाई करती हैं। जबकि आपके पास में तो प्रेशर आपके पास में क्या होगा, फोर्स सेम होने की वजह से अगेन यहाँ पर भी आपके पास में P इज इक्वल टू क्या है, क्या आता है अगेन यहाँ पर P इज इक्वल टू F/A। ठीक है, फोर्स तो सेम है बट एरिया अंडर द निडल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो आपके पास में एरिया अंडर द निडल है वो आपके पास में क्या होगा, स्मॉल होता है। तो इसीलिए प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास में, लार्ज होता है। ठीक है, फोर्स तो सेम है बट एरिया क्या है, डिफरेंट है यहाँ पर आपके पास में। और अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा आपके पास में। तो दीज आर द 5 एप्लीकेशंस। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद में आपने नाइफ के बारे में पढ़ा कि उसकी जो एज होती है वो शार्प रखी जाती है। देन थर्ड था आपके पास में कि कैमल्स कैन ईजीली वॉक एज कम्पेयर टू द मैन्स। देन फोर्थ आपके पास में था कि जो स्कूल बैग्स होते हैं वो आपके पास में उनकी जो स्ट्रिप होती है वो वाइड रखी जाती है एज कम्पेयर टू द, ताकि आपको बैग्स को कैरी करना क्या रहे, इजी रहे आपके पास में। एंड द 5 आपके पास में है कि जो आपके पास में निडल्स होती हैं वो आपके पास में कैसी रखी सेम फोर्स अप्लाई करती हैं बट प्रेशर उनका अलग अलग होता है। क्यों होता है वहाँ पर आपके पास में, क्योंकि उनका एरिया अंडर द निडल जो होता है दैट इज द डिफरेंट बट फोर्स इज सेम। तो प्रेशर भी आपके पास में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है।